इस खतरनाक जेल से एस्केप करना कोई आम बात नहीं है। ये जगह वाकई ऐसी है जहाँ से भाग पाना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन रे उसने यहाँ से निकलने का इरादा पूरा मजबूत कर लिया है। वो काफी अरसे तक इस जेल में रहते रहते गार्ड्स की डेली रूटीन जान चुका था। जेल का पूरा लेआउट, हर रास्ता और हर कोना उसके जहन में बिल्कुल क्लियर था और अब उसके दिमाग में जो प्लान तैयार हो रहा था उसे इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है। रे एक दूध के डब्बे का कवर पेपर निकाल लेता है। जिस सेल में उसे कैद किया जाता है उसके फिंगर कोट्स पर यही पेपर चिपकाने का प्लान उसने बना रखा था। रे को इस बात पर पूरा यकीन है कि गार्ड्स हर दिन 7 मिनट का सिगरेट ब्रेक लेते हैं और वही 7 मिनट रे के लिए भागने का सबसे ज्यादा बड़ा मौका बन सकते हैं। वो जेल का स्ट्रक्चर इतनी गहराई से समझ चुका है कि हर वीक पॉइंट उसके जहन में छप चुका था। फिर उसे एक वीक पॉइंट मिलता है बिल्कुल ब्लैक सेल के करीब, लेकिन वहां पहुंचने के लिए रे एक दूसरे कैदी से लड़ना शुरू कर देता है। ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। गार्ड्स आते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं और रे को एग्जैक्टली उसी ब्लैक सेल में बंद कर देते हैं जहां वो पहुंचना चाहता था। अब रे उस पेपर को कोडिंग बटन पर लगा देता है और उससे निकलने के लिए टिश्यू की छोटी छोटी बॉल्स मिलाकर एक बड़ा सा बाल स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे ही मौका मिलता है वो पेपर निकाल लेता है। अब वो अपनी स्पेशल टेक्निक से उस पेपर पर आई फिंगर साइंस को पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे रे 4 डिजिट्स का कोड समझ जाता है। और रे ने सिक्योरिटी कैमरास की रिकॉर्डिंग को 5 मिनट पीछे सेट कर दिया था और फायर वेंटिलेशन के पाइप के थ्रू जेल के अंदर से बाहर की तरफ निकल आता है। इसी मोमेंट पर रे की साथी वहां पहुंचती है और उसकी गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है। हर तरफ इमरजेंसी सायरन्स तो बज चुके थे, लेकिन गार्ड जब रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उन्हें कोई गड़बड़ महसूस नहीं होती। रे अब फायर फाइटर एरिया तक पहुंच चुका है और फायर फाइटर सूट पहनकर मौके का फायदा उठाते हुए वो उसी ट्रक में बैठकर सीधा धमाके वाले एरिया तक चला जाता है। फिर वहां के हालात का इस्तेमाल करते हुए जेल की बाउंड्री से बाहर निकल जाता है और अपनी साथी की गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया। रे का ये 14वां जेल ब्रेक था और हमें पता चलता है कि वो कोई आम कैदी नहीं है, बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसका असली काम ही उन जेल्स के सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट करना होता है जहां से निकल पाना नामुमकिन समझा जाता है। रे एक सिक्योरिटी कंपनी का ओनर है। वो नकली कैदी बनकर मुख्तलिफ जेल्स के लूप होल्स का पता लगाता है। उसका मकसद सिर्फ एक है कि इन जेल्स के सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाना। अब एक दिन CIA के कुछ ऑफिसर्स रे की कंपनी में आए। उन्होंने रे को एक सीक्रेट मिशन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उसे एक ऐसी जेल के सिक्योरिटी सिस्टम को क्रैक करना है जिसकी लोकेशन के बारे में हमें बताने की इजाजत नहीं है। रे की टीम ने इस मिशन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन लाखों डॉलर्स की ऑफर सुनने के बाद रे ने फैसला किया कि वो इस मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। दरअसल इतना ज्यादा अमाउंट सुनकर रे ने इस मिशन पर जाने का फैसला कर लिया था। अब वो टीम रे को एक स्पेशल एग्जिट कोड बताती है और उसे बताया जाता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो ये कोड यूज करके वहां से निकल जाएगा। रे के बाजू में एक ट्रैकिंग चिप भी लगाई जाती है ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। अब वो दिन आ चुका था जब रे का मिशन स्टार्ट होने लगा था। अब किसी तरह जानबूझकर गिरफ्तार होने का वक्त आ चुका था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने रे को अगवा कर लिया। उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और उसके बाजू से ट्रैकिंग चिप भी निकाल दिया। जब रे को होश आया तो वो एक अजीब सी जेल में था। इस जेल में हर कैदी का सेल कांच से बना हुआ था। हर तरफ कैमरास थे और छोटी से छोटी मूवमेंट पर भी सिक्योरिटी टीम की नजर गड़ी हुई थी। रे ने अपनी सारी जिंदगी में ऐसी जेल कभी भी नहीं देखी थी। हर कैदी का सेल भी जमीन से काफी ऊंचाई पर था। गार्ड्स का भी हर वक्त कड़ा पहरा था। रे भी समझ चुका था कि ये बहुत ही खराब सिचुएशन है और इस जेल से एस्केप कर पाना नामुमकिन है। जब रे को जेलर के पास ले जाया गया तो उसने वही सीक्रेट कोड उस जेलर को बताया। जहां हमें पता चलता है कि ये जेलर काफी टेढ़े दिमाग का आदमी है और वो रे के किसी दुश्मन से मिला हुआ था। वो रे की बात नहीं मानता और दोबारा उसे सेल में कैद कर देता है। इस जेल में गार्ड की तादाद बहुत ज्यादा थी और कभी भी किसी भी कैदी को मारने आ जाते थे। कैदियों को सजा देने के लिए एक सीक्रेट सेल बनाया गया था जिसमें तेज रोशनी की मदद से कैदियों को घंटों तक टॉर्चर किया जाता था। जैसे भागने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत थी, लेकिन एक टाइसन नाम का कैदी बड़े गौर से रे को ऑब्जर्व कर रहा था। वो रे के पास आता है और उसे जान पहचान बनाने की कोशिश करता है। कुछ दिन तक रे उस जेल को ऑब्जर्व करता रहता है। अब एक दिन रे टाइसन को कहता है कि हमें एक दूसरे से लड़ने की एक्टिंग करना होगी। दरअसल वो ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि सजा के तौर पर रे को किसी ऐसे सेल में ले जाया जाए जो कैदियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होता है। रे की ये बात सुनकर टाइसन ने उसे अजीब नजरों से देखा। रे ने बताया कि मैं जो कहता
कहता हूँ वो करो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। टाइसन मान गया और ये दोनों प्लान के मुताबिक आपस में उलझ पड़े। जेल में हंगामा खड़ा हो चुका था और अब गार्ड इन दोनों को पकड़कर पनिशमेंट सेल में ले गया। जब रे को उस सेल में डाला गया तो अचानक वहाँ एक बहुत ज्यादा तेज रोशनी से रे की आंखें बंद होने लग गईं। उस रोशनी की मदद से कैदियों को टॉर्चर किया जाता था। इस सब के बावजूद रे ने पूरी कोशिश की कि यहाँ से निकलने का कोई तरीका नजर आ जाए। दोनों की सजा पूरी होने पर रे ने टाइसन से कहा कि मुझे एक पतली और छोटी आयरन शीट चाहिए जो कि रोशनी रिफ्लेक्ट कर सके। टाइसन ने पूछा कि अब ये क्या माजरा है। रे ने उसे कहा कि तुम ये आखिरी काम कर दो, उसके बाद इस जेल से निकलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। टाइसन अब उस जेलर के पास जाता है और उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, जिस पर जेलर को गुस्सा आ गया था और वो टाइसन को वहाँ पनिशमेंट देने लगता है। टाइसन तो वो पनिशमेंट सह लेता है, लेकिन उसी दौरान बड़ी चालाकी से उस रूम का ड्रेनेज कवर निकाल लेता है। जब टाइसन रे को कवर देता है तो रे इम्प्रेस हो जाता है। रे टाइसन को बताता है कि आखिर वो क्या काम करता है और ये कि वो ऐसी जेल पहले भी बहुत ब्रेक कर चुका है, कि इस जेल का स्ट्रक्चर वर्टिकल है, जिसका मतलब हमें किसी बेसमेंट टाइप एरिया में रखा गया है। वो बताता है कि पनिशमेंट सेल में उसे पानी की आवाज भी सुनाई देती है और अगर ऐसा ही है तो ड्रेनेज सिस्टम से इस जेल से भागा जा सकता है। ये दोनों दोबारा पनिशमेंट सेल जाने की प्लानिंग करते हैं और जेल में मौजूद मार्को ब्रदर से हाथापाई शुरू कर देते हैं। अब इन सब को तो दोबारा पनिशमेंट सेल में भेजा जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा तेज रोशनी थी और कैमरास की नजर भी हर वक्त कैदियों पर थी। अब रे इस ड्रेन कवर को निकाल कर लाइट की रिफ्रैक्शन का फोकस नट की तरफ करता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नट फूल कर बाहर आ जाता है। रे अब अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालता है और अपने मुंह में रख लेता है। प्लान के मुताबिक अब टाइसन चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे जेल गार्ड्स का ध्यान भी उसी पर था। रे अब उस गीले कागज को कैमरास पर लगाकर चिपका देता है। सिक्योरिटी टीम को लगता है कि कोई फंक्शनल खराबी है। वहाँ रे अब उस जगह से निकलकर पाइपलाइन की मदद से आगे बढ़ता है। इसी दौरान गलती से एक पाइप टूट जाता है और यहाँ पानी की लीकेज शुरू हो जाती है। रे फिर भी आगे बढ़ता है और आखिरकार ऊपर पहुँच जाता है। यहाँ पर तो रे के पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि ये कोई आम जेल नहीं थी। वो सब समंदर के बीच में एक बहुत बड़े बहरी जहाज पर मौजूद थे और इसी शिप में वो जेल थी जहाँ इन्हें कैद किया गया था। रे अब समझ चुका था कि यहाँ से तो भाग पाना इम्पॉसिबल है। वो फौरन वापस जाने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका था। पानी दूसरे पनिशमेंट सेल में भी जाना शुरू कर देता है, जिससे इमरजेंसी सायरन भी बजने लगे थे। जेल स्टाफ कैदियों को उन सेल से निकालने के लिए आगे बढ़ता है और रे वक्त रहते अपने सेल में आ जाता है। जेलर को वो कीज दिखाए जाते हैं और वो समझ जाता है कि रे ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। अब जेलर किसी को कॉल लगाता है और हमें पता चलता है कि रे को उस जेल में फंसाने वाला आदमी उसी का बिजनेस पार्टनर लेस्टर है। लेस्टर ने ज्यादा पैसों की लालच में आकर रे को यहाँ फंसाया होता है। इस सब के बाद रे पर टॉर्चर बढ़ा दिया गया और हर वक्त गार्ड्स उसके कैबिन के सामने खड़े रहते थे। उसे कई कई दिन भी सोने नहीं दिया जाता था। जब जब रे को नींद आने लगती थी तो गार्ड्स आकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते थे। रे बड़ी मुश्किल से ये सब टॉर्चर सहता रहा। टाइसन भी उसे हौसला देता रहा कि तुम्हें ये सब सहना ही होगा। रे को गहरे जख्म आते थे और अब रोजाना गार्ड्स उसे डॉक्टर के पास ले जाना शुरू हो गए। डॉक्टर भी रे का हौसला देखकर दंग रह जाता था। आखिरकार टॉर्चर का ये सिलसिला कुछ दिनों तक खत्म हो गया और सब वापस उसके लिए नॉर्मल होने लगा था और इन्होंने इस जेल से भागने की प्लानिंग दोबारा शुरू कर दी थी। अब रे लंच ब्रेक के टाइम छुप छुप कर एक लोकेशन ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने लगा था। रे और टाइसन पर जेलर को शक होने लगता है, इसीलिए इस बार रे को किसी दूसरे आदमी की जरूरत थी और वो मार्को को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। मार्को अब जेलर से कहता है कि उसके पास एक सीक्रेट मैसेज है और ये वो उसी सूरत बताएगा जब उसे खुले आसमान के नीचे ले जाया जाएगा। पहले तो जेलर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर वो उसकी बात मान लेता है। मार्को को ऊपर ले जाकर कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। दरअसल मार्को ने खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने के बारे में रिक्वेस्ट की थी और इसी वजह से गार्ड्स का ध्यान भी मार्को पर कम ही था। मौके का फायदा उठाकर मार्को रे के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट से निशान मार्क कर लेता है। जब रे इन निशानों को देखता है तो वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। उसने पानी की एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को भी नोट किया था। वेदर कंडीशंस को देखते हुए वो एक नतीजे पर पहुंच चुका था। अब ये जानना जरूरी था कि कौन सा महीना चल रहा है। इसी दौरान जेल में एक नए कैदी को लाया जाता है, जिससे रे पता लगा लेता है कि कौन सा महीना चल रहा है। अब रे लोकेशन का पता लगा चुका था, लेकिन फिर भी वो समुद्र के बीचों बीच थे, इसीलिए अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल महसूस हो रहा था।
अब टाइसन ने एक आइडिया दिया, अगर हम किसी तरह मेरे आदमियों तक मेरा पैगाम पहुंचा सकें तो हमें यहाँ से निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। रे को लगा कि इस काम में सिर्फ डॉक्टर ही ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है, और फिर वो टाइसन पर एक प्लान के तहत हमला कर देता है ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके। अब रे कई दिनों तक अपनी बीमार और बुरी हालत में डॉक्टर के पास जाने लगता है। उसकी ये हालत देखकर डॉक्टर से भी उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमें पता चलता है कि दरअसल डॉक्टर भी यहाँ उम्र कैद की सजा काट रहा था, इसीलिए उसने रे को उसकी फैमिली से मिलवाने का वादा किया और वो रे का मैसेज टाइसन के आदमियों तक पहुँचा देता है। जेल से भागने की सब तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। रात को जेलर ने देखा कि रे अपनी दीवार पर कुछ टैप टैप कर रहा था। असल में ये एक मोर्स कोड है, और जैसे ही जेलर ने इसे डिकोड किया तो लिखा मिला कि कल सुबह सी ब्लॉक में गैंग फाइट होने वाली है। जेलर भी चौकन्ना हो गया और उसने सी ब्लॉक में काफी सिक्योरिटी भेज दी। पर यही तो रे का असल प्लान था, क्योंकि असली लड़ाई उसी के अपने ब्लॉक में होने वाली थी, जहां सिर्फ 2 ही गार्ड्स बचे थे। अब सुबह सुबह 2 गैंग्स आपस में भिड़ जाती हैं और इसी बात का फायदा उठाकर टाइसन, रे और मार्को भी वहां से भाग निकलते हैं। और भागते भागते रे कैमरा के सामने जेलर को चिढ़ाने लगता है। गुस्से में आकर जेलर भी सभी जेल गेट्स को बंद करवा देता है। कोई रास्ता ना होने की वजह से ये तीनों पाइपलाइन के रास्ते से जाने लगते हैं। जैसे ही वो उसे पार करने वाले होते हैं तो उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से बंद हो जाता है। इसको खोलने का सिर्फ एक ही खतरनाक रास्ता था कि जेल के मेन पावर को ऑफ कर दिया जाए, पर इस दौरान इनके पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। जेलर ने भी मोशन डिटेक्टर के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली थी। तभी भागने के दौरान मार्को पर गोली लग जाती है। मार्को भी समझ गया था कि उसका अब भाग पाना मुश्किल है, इसीलिए वो अपने साथियों को भागने का कहता है। मार्को उन्हें बचाने के लिए अकेले गार्ड से भिड़ जाता है। रे भी पावर रूम तक पहुंचकर पूरे शिप का पावर ऑफ करने में कामयाब हो गया था। दूसरी तरफ ऊपर निकलते ही टाइसन तुरंत डेक तक पहुंच जाता है। टाइसन की रेस्क्यू टीम भी हेलीकॉप्टर समेत वहां आ चुकी थी, लेकिन टाइसन एक मजबूत इरादों वाला इंसान था और वो रे को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। टाइसन ने मशीन गन्स उठाकर सामने आने वाले गार्ड्स पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन दूसरी तरफ रे छुपकर पानी के एक टैंकर में घुसा हुआ था, जहां उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। दूसरी तरफ वार्डन ने कहा कि शिप के मेन पावर को दोबारा रीस्टार्ट कर दो, जिस टैंकर में रे छुपा था वो दोबारा रिफिल होने लगा और रे फौरन समुद्र में जा गिरा। रे की ये होशियारी देखकर जेलर भी दंग रह गया और टाइसन ने एक बंदूक रे की तरफ फेंकी। फिर रे ने कुछ गोलियां फायर कर दी, जिससे जेलर के पीछे पड़े तेल के ड्रम फट गए और जेलर का भी यहाँ अंत हो गया। और ये दोनों बचकर अफ्रीकन तट पर जा पहुँचे और इनके सामने से एक गाड़ी आई, जिसमें से एक लड़की उतरी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने रे को इस खतरनाक जेल की मिशन का ऑफर दिया था। और रे को पता चला असल में जेसिका ने अपने पिता को बचाने के लिए उसे जेल में भिजवाया था और रे की होशियारी से उसे जेल से बाहर भी निकलवा लिया, जिस बात पर रे मुस्कुराने लगा। टाइसन अब रे से कहता कि तुम्हारे साथ गुजरा वक्त शानदार था, लेकिन उम्मीद है हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर रे और भी मुस्कुरा दिया। ये एक टाइसन का प्यार जताने का अंदाज था। अब दोनों की इसी मुस्कान के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।